बट देन हमारे पास आता है चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, विच इज चैप्टर नंबर 8 इन माई बुक। ITC में आपको याद है बहुत सारी कंडीशंस हैं जो सेक्शन 16 के अंदर गिवन है कि सेक्शन 16 की कंडीशंस पूरी होती हैं तो आप ITC ले सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस में से एक कंडीशन है कि द पर्सन हु इज टेकिंग ITC, दैट इज अ रेसिपिएंट, he has to make a payment to the supplier within the period of 180 days। और अगर वो 180 दिनों में पेमेंट नहीं करता है, पेमेंट दैट इज वैल्यू प्लस GST, अगर वो दोनों की पेमेंट नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर उसके ऊपर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसका रिवर्सल है, ITC उसका रिवर्स हो जाएगा। अगर जो ITC उसने लिया, तो अगर मैं इस बात को थोड़ा और ऐसे समझा दूं कि एक तो पोजीशन ये है कि आपने कोई गुड्स खरीदे उधार पे, क्रेडिट पे, आपने कोई सर्विसेज ली उधार पे, क्रेडिट पे, कि भाई मैं पैसा फ्यूचर में दे दूंगा तेरे को, तो वहां पे क्या है कि सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप उधारी का काम करें, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में उधारी चलती है, उधार का साइकिल चलता है। कई केसेस में 2 महीने की उधारी चलती है, कई में 4 महीने की उधारी चलती है, कई बिजनेस में तो 1-1 साल की उधारी चलती है। तो उधार पे आपने माल खरीदा, कोई बात नहीं, आप उधार पे माल खरीदें, बिल्कुल खरीदें, लेकिन आपने अगर उधार पे माल खरीद लिया तो फिर उस केस में आप अगर इनपुट ले रहे हैं अपने GST का, हम वो भी आपको अलाउ कर देंगे, बट शर्त यह है कि उधार पे जो आपने माल खरीदा, गुड्स खरीदे, सर्विसेज ली आपने, उसकी पेमेंट आप अगले 180 दिन के अंदर अंदर कर दें। जब हम लोग पेमेंट की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज, दैट इज वैल्यू ऑफ द सप्लाई अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ GST, यू मेक द फुल पेमेंट वैल्यू प्लस GST अमाउंट टू द सप्लायर। और अगर आप 180 दिन में ऐसा कर देते हैं तो फिर ITC जो आपने लिया था वो वैलिड रहेगा। और अगर आप 180 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा। अब ITC रिवर्स कैसे होगा भाई, उसके लिए हम लोग हमेशा एक ही बात करते हैं कि जितना अपना ITC आपने यूज करा था उतना अमाउंट आप आउटपुट लायबिलिटी के अंदर ऐड कर देना आफ्टर 180 डेज, जो भी आपका लायबिलिटी कैलकुलेट होगा। और अगर 180 डेज के उसके साथ में हम लोग वो इंटरेस्ट की बात भी करते हैं, सेक्शन 50 में इंटरेस्ट की बात भी करते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक मुद्दा था, मुद्दा ये है उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए मेरा वैल्यू प्लस मेरा GST, वैल्यू 1 लाख है, 18% का GST 18,000 रुपये है, तो मेरे को 1,18,000 रुपये पे करना है, तो मैं ITC अपना क्लेम कर सकता हूँ। अगर मैंने 1,18,000 पे नहीं करा तो मैं ITC जो क्लेम ऑलरेडी कर चुका हूँ उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि 1,18,000 की जगह मैंने 90,000 पे करा, दैट इज मैंने पार्शियल पेमेंट करी है और पार्शियल पेमेंट भी नहीं करी है, तो क्या होगा? तो उस सिचुएशन में हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी, एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी, हमारी क्या, मैं तो अपनी बात करूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी, जिसके लिए मैंने आपको क्लास में नोट्स में लिखवाई हुई है ये बात कि साहब अगर पार्शियल पेमेंट हो रही है तो भी फुल ITC रिवर्सल होगा। जिसको बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने कहा यार ये बड़ा इलॉजिकल सा बनता है, मैंने 1,18,000 पे देना है जिसके अंदर 18,000 का GST है, मतलब 1 लाख का 18,000 पे हो गया, और अगर मैं 90,000 पे दे रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो प्रोपोर्शनेटली जितना मैंने पैसे दे दिया उसका ITC अलाउ करो, जितना मैंने नहीं दिया उसका डिसअलाउ करो प्रोपोर्शनेटली, तरीका यही होना चाहिए। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग क्या कर रहे थे, पूरा ही डिसअलाउ कर रहे थे। तो गवर्नमेंट को आस्ता आस्ता ये बातें समझ आई, जब बाजार से आवाज़ें आनी शुरू हुई तो आस्ता आस्ता इनको समझ आई कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो नाउ दे हैव मेड एन अमेंडमेंट टू दिस कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, और उसके साथ में रूल आता है हमारे पास, रूल नंबर 37 और सब रूल नंबर 1। तो वहाँ पे इन्होंने ये चेंज करा है अब कि साहब अगर आप प्रोपोर्शनेट पेमेंट कर रहे हैं, मैं गलत बोल गया, अगर आप पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं तो जो आप पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं उसका प्रोपोर्शनेट GST अलाउड है, रिवर्सल नहीं होगा। और जितना पैसा आपने 180 दिनों में पे नहीं करा है उसका जो प्रोपोर्शनेट GST होगा हम उसको डिसअलाउ करेंगे, दैट इज रिवर्स करेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, ये रिवर्सल कैसे होगा उससे रिलेटेड इन्होंने एक नया रूल इंट्रोड्यूस करा है
तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेयर बाय वी आर डूइंग द कंसेप्ट ऑफ 180 डेज वाला हम लोग कंसेप्ट कर रहे हैं. और इसके अंदर सारी बातें बताई हैं मैंने. 180 डेज के अंदर आपको वो करना है. इफ द रेसिपिएंट हैज़ नॉट मेड द पेमेंट टू द सप्लायर, इवन इन दैट केस ITC इज अलाउड. दैट इज अगर आप उधार पे माल खरीद रहे हो, उधार पे सप्लाई ले रहे हो, तो ITC आपको मिल जाएगा. बट ही शुड मेक द पेमेंट ऑफ द सप्लाई प्लस GST विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ इनवॉइस. 180 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है. Registered person who has availed ITC on the input supply of goods and services or both, except supplies on which RCM is payable, but fails to make payment to the supplier including GST, whether wholly or partially. ये वाले words add हुए हैं, whether wholly or partially. पहले ऐसा partial वाला कोई concept नहीं था, तो आपको full payment करना था. अगर आप partial payment करें तो भी full reversal हो रहा था. So whether wholly or partially within the period of 180 days, then it shall pay or it shall reverse. अच्छा, यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, कानून में पहले सिर्फ पे वर्ड लिखा हुआ था, रिवर्स वर्ड नहीं लिखा हुआ था. हम तो जब बात करते हैं, चाहे हम लोग क्लास के अंदर भी बात कर रहे थे या फिर रियल लाइफ में भी अगर हम लोग किसी क्लाइंट से बात करते तो हम यही कहते हैं यार ITC रिवर्स होगा. और मेरे साथ हुआ भी है हाल फिलहाल में, रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि एक केस में मेरा ITC का रिवर्सल हुआ. तो हम लोग बार बार ITC रिवर्सल की बात करते हैं, जबकि कानून में रिवर्सल वर्ड नहीं लिखा हुआ था. कानून में तो लिखा हुआ था पे. अब उस पे को सिंपलीफाइड करने के लिए हम लोग रिवर्सल बोलते रहते थे. तो सरकार ने भी अब वो पे के साथ में रिवर्सल वर्ड ऐड किया है. तो अब वो पे करो, दैट मीन्स अपने आउटपुट के अंदर ऐड करो या रिवर्स करो, तो रिवर्स वर्ड आएगा. यहाँ पे कितना रिवर्स होगा? प्रोपोर्शनेट. जितना आपने पैसा पे नहीं करा है अपने सप्लायर को, उसके प्रोपोर्शनेट जो GST है उतना ही रिवर्सल होगा, ना कि फुल. तो पहले हम लोग फुल कर रहे थे, अब प्रोपोर्शनेट करना होगा. इस बात का ध्यान रखिएगा. और ये 180 डेज वाली जो कंडीशन है ये अप्लाई नहीं होती है कुछ केसेस में. वो 3 केसेस आपको याद हैं, मैंने आपको करवाए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं. ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने क्लास के अंदर आपको दिए हुए हैं, तो मैं दोबारा एग्जाम्पल्स को नहीं पढ़ रहा हूँ. अगर पेमेंट आप 180 दिन के बियॉन्ड करते हैं तो आपको फिर इंटरेस्ट भी देना होगा. और इंटरेस्ट जो है वो सेक्शन नंबर 50 के हिसाब से है. और एक चीज़, हाँ, अगर आप 180 दिन के बाद पेमेंट कर देते हैं, तो जितना ITC का रिवर्सल हुआ था आप उसका ITC दोबारा क्लेम कर सकते हैं. और जब आप दोबारा क्लेम करते हैं तो उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है रीअवेलमेंट ऑफ ITC का. तो जब आप रीअवेल कर रहे हैं तो रीअवेलमेंट के केस में देयर इज नो टाइम पीरियड. आप जब चाहें तब आप रीअवेलमेंट कर सकते हैं. इसके बारे में भी चर्चा हम लोग क्लास में कर चुके हैं. एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मैंने आपको दिए हुए हैं इसमें. ठीक, अब आती है यहाँ पे कहानी. कहानी ये है कि एक सेक्शन 41(1) पहले से था, लेकिन अब सेक्शन 41(1) को इन्होंने बदला है, इसकी लैंग्वेज को इन्होंने चेंज करा है. और सेक्शन जो 41 है उसके अंदर इन्होंने ये कहा कि आप ITC का रीअवेलमेंट या ITC का रिवर्सल आप कैसे करेंगे, उसके बारे में बात हुई. तो ज़रा ध्यान से इसको पढ़ेगा. और नया रूल नंबर 37A आया. जब हम लोग बार बार कह रहे थे ना कि रिवर्सल होगा, रिवर्सल करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो वो रिवर्सल कैसे होगा, उसके लिए कोई प्रोविज़न ही नहीं था कानून में. तो अब वो प्रोविज़न इंट्रोड्यूस करा है इन्होंने बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू रूल नंबर 37A. वो रूल नंबर 37A मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले सेक्शन 41(1) के अंदर इन्होंने लैंग्वेज को चेंज करा है. वो मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ, जो नया कंसेप्ट है. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल एज पर द कंडीशंस एंड द रिस्ट्रिक्शंस, वहाँ पे तो कानून में लिखा हुआ है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. और मैंने आपको बताया था कि जब प्रिस्क्राइब वर्ड होता है तो रूल्स के बारे में बात कर रहा होता है. तो कानून में तो लिखा हुआ है एज में बी प्रिस्क्राइब, लेकिन वो प्रिस्क्राइब कहाँ पे हुआ? वो प्रिस्क्राइब हुआ रूल नंबर 37A में.
तो मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो मैंने कहा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल एज पर द कंडीशंस एंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ रूल नंबर 37A बी इंटाइटल्ड टू अवेल द ITC। तो 37A मैं अभी आपको करवाऊंगा। फिर वो कहता है सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 में द ITC अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन वेयर GST हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर। सप्लायर ने GST का पैसा सरकार को नहीं दिया, रिसीवर ITC क्लेम कर रहा है। इट शैल बी रिवर्स्ड, उसका रिवर्सल हो जाएगा क्योंकि सप्लायर ने GST सरकार को नहीं दिया, रिसीवर ने अगर वो क्लेम कर लिया है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा अपना ITC। इट शैल बी रिवर्स्ड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एप्लीकेबल अंडर सेक्शन नंबर 50 बाय अ मैनर विच इज गिवन अंडर रूल नंबर 37A। इसका प्रोविजन भी है। वो प्रोविजन कहता है कि बाद में अगर आप रीअवेल कर लोगे तो आप रीअवेल कर सकते हो जितना भी आपने रिवर्सल करा है। सो अब आगे का प्रोविजन जो है एक्सेप्शन के साथ वो पढ़ लीजिए। इफ द सेड सप्लायर मेक्स द पेमेंट ऑफ GST, जो दुकानदार है सप्लायर है, अगर उसने GST की पेमेंट कर दिया है और उसने अपनी सारी GST रिटर्न्स फाइल कर दी हैं, तो जो भी रिसीवर था वो अपना ITC दोबारा से अवेल कर सकता है। एंड अगेन यहाँ पे कोई टाइम, नो टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड, कोई टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है। अब रूल नंबर 37A क्या कहता है इसके बारे में वो ध्यान से पढ़ेगा। बी वेरी वेरी केयरफुल, एग्जाम्पल के साथ करवाऊंगा मैं। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब है जो रिसीवर है, जो परचेजर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज अ रिसीवर हैज अवेल्ड ITC, उसने ITC ले लिया है, गुड्स खरीदे, सर्विसेज ली, मैं ऐसे बोल देता हूँ सप्लाई खरीदी, सप्लाई ली, और सप्लाई के ऊपर जो उसने GST पे करा सप्लायर को, उसका इनपुट वो ऑलरेडी क्लेम कर चुका है जब उसने अपनी 3B फाइल करी है। सो रजिस्टर्ड पर्सन हैज अवेल्ड ITC इन फॉर्म GSTR 3B relating to the invoice or the debit note, the details of which has been furnished by the supplier in his GSTR 1 या फिर IFF। तो देखो दुकानदार जिसने माल बेचा उसने क्या किया, GSTR 1 सबमिट करा। जैसे दुकानदार ने अपना GSTR 1 सबमिट करा, जो बायर है, रिसीवर है, उसके फॉर्म 2B के अंदर वो शो हो रहा है, और 2B का अमाउंट उसने अपनी 3B की रिटर्न फाइल करते समय अपना ITC क्लेम कर लिया। अगर वो क्वार्टरली बेसिस पे काम कर रहा है तो IFF होगा, दैट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी होगा। तो अगर GSTR 1 या IFF में अगर उसने अपना सप्लाई शो करा है, लेकिन बट द सप्लायर हैज नॉट फर्निश 3B, उसने अपना 3B फाइल नहीं करा, GSTR 1 फाइल करा, 3B फाइल नहीं करा, मतलब सप्लाई कहाँ पे हुआ उसकी डिटेल तो दे दी, आउटपुट सप्लाई की डिटेल तो दे दी, लेकिन GST के पेमेंट नहीं करी 3B के टाइम पे फॉर द सेम टैक्स पीरियड टिल, अब कब तक नहीं करी पेमेंट, टिल 30th सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 30th सितंबर अगले साल के 30 सितंबर तक उसने पेमेंट नहीं करी। तो ऐसे केस में ITC का जो अवेलमेंट हुआ था, रिसीवर ने जो अवेलमेंट किया था, उसका रिवर्सल करना होगा, और अपना 3B जब वो फाइल करेगा तो उसको रिवर्सल करना होगा। ये रिवर्सल कब कर सकता है, वो रिवर्सल कर सकता है अगले साल के नवंबर तक। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ध्यान रखना, सितंबर किसके लिए है, सप्लायर के लिए, नवंबर किसके लिए है, रिसीवर के लिए। अभी एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर इसने ये कहा, जो फर्स्ट एक्सेप्शन बनाया, जो रूल नंबर 37A का फर्स्ट एक्सेप्शन बनाया, ये कहता है द सेड अमाउंट ऑफ ITC इज नॉट रिवर्स बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने नवंबर तक उसका रिवर्सल नहीं किया है, 3B जब आपने फाइल करा तो नवंबर तक अगर आपने रिवर्सल नहीं किया, तो फिर आपको उसके ऊपर ब्याज देना होगा जो सेक्शन नंबर 50 के साथ में है। तो रिवर्सल तो करना ही करना है, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा अगर आपने नवंबर तक नहीं करा तो। और फिर सेकंड प्रोविजन ये कहता है कि जब सप्लायर बाद में अपनी 3B फाइल कर देगा, तब रिसीवर दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन अपना दोबारा से ITC क्लेम करना चाहता है, कर सकता है, और इसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है। नो टाइम पीरियड इज फिक्स्ड। आइए और डिटेल में चले जाते हैं
एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ में ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए। चांसेस हैं कि एग्ज़ाम के अंदर ये आएगा, आ सकता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। डेट्स लिखवा दूंगा प्रॉपर, तो डेट्स के साथ ये चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी, तो ध्यान से लिखिएगा। एग्जाम्पल मैं अपना और अपने बेटे के नाम का एग्जाम्पल बना के आपको दे रहा हूँ। लेटर से मैंने अपना नाम लिख दिया, जसप्रीत इज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्सेबल पर्सन, इज़ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ऐसे लिख देना, इज़ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज सप्लायर ऑफ गुड्स on 28th of March 2023, 28 मार्च 2023, सहज who is also registered under GST buys goods from Jaspreet. दैट इज इट इज B2B ट्रांजेक्शन। ठीक, तो मैंने माल बेचा, मैं सप्लायर हूं, सहज जो मेरा बेटा है उससे माल खरीदा, तो B2B ट्रांजेक्शन है। ठीक, इनवॉइस वैल्यू इज 1 लाख प्लस GST ऑफ 18%, तो टोटल हो गया 1,18,000 रुपये। टोटल हो गया 1,18,000 रुपये, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे पेमेंट ऑफ 180 डेज वाली बात कहीं पे कुछ नहीं है। वो पेमेंट ऑफ 180 डेज वाला कंसेप्ट अलग था, वो तो हो गया। अब ये दूसरा कंसेप्ट चल रहा है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सहज हैज़ पेड फुल 1,18,000 टू जसप्रीत ऑन 29 मार्च 2023। तो भाई मेरे पास पूरा 1,18,000 रुपये आ गया, कोई इशू नहीं। लेकिन इशू दूसरा है। नाउ बी केयरफुल। नाउ जसप्रीत जो कि एक सप्लायर है, मैं सप्लायर हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं साथ में, सप्लायर फाइल्स, जसप्रीत दैट सप्लायर फाइल्स GSTR1 ऑन 10 अप्रैल 2023। 11 अप्रैल की डेट होती है, तो मैंने 10 अप्रैल को अपना GSTR1 फाइल कर दिया, गिविंग डिटेल्स ऑफ ऑल B2B ट्रांजैक्शंस। तो जितने भी B2B ट्रांजैक्शंस हैं, या रादर B2C ट्रांजैक्शन भी हैं, B2B एंड B2C दोनों आ देंगे इसके अंदर। मैं ऐसे लिख दूं, फिर अननेसेसरी आप बात पे परेशान करोगे मेरे को। गिवन डिटेल्स ऑफ ऑल सप्लाईज मेड, तो चाहे वो B2B है या B2C है, सब आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये हो गया। ऑन 15th of April 2023, अमाउंट ऑफ 18,000 of GST was reflected in GSTR2B of सहज। ये बात भी आपको समझ आ गई कि मैंने GSTR1 सबमिट किया, तो जो 18,000 रुपये का अमाउंट है वो उसके GSTR2B के अंदर दिखाई भी दे रहा है। यूजिंग विच सहज claims full ITC of 18,000 when he files his GSTR3B on 20 अप्रैल 2023। ये बात भी आपको समझ आ गई कि 20 अप्रैल को वो अपनी 3B फाइल करेगा। तो 3B फाइल करते समय उसने सारा का सारा जो अपना क्या कहते हैं उसे कि इनपुट लेना था, उसने सारा इनपुट ले लिया। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो। दिक्कत अब शुरू होगी।
Jaspreet should have paid GST on all supplies disclosed in GSTR1 and should have filed GSTR3B। तो मेरे को क्या करना चाहिए था, जितनी मैंने 1 के अंदर अपनी सप्लाईज दिखाई उन सब के ऊपर GST पे करके मेरे को अपनी 3B सबमिट करनी चाहिए थी। बट Jaspreet has not filed GSTR3B ऑफ कौन सा, ऑफ मार्च 2023। तो मार्च 2023 का मैंने GSTR3B फाइल ही नहीं करा, जो कि मेरे को 20 अप्रैल तक फाइल कर देना चाहिए था, मैंने नहीं करा फाइल। और आपको पता है ये बात, ये क्लासेस के अंदर भी बताई गई है कि जब तक आप एक पर्टिकुलर मंथ का अपनी रिटर्न्स सबमिट नहीं करते, टैक्सेस पे नहीं करते, तो उसके सब्सिक्वेंट मंथ की रिटर्न्स आप फाइल नहीं कर सकते और टैक्सेस नहीं पे करेंगे। तो जो भी होगा वो सिक्वेंशियल में होगा और सबसे पुराने वाला सबसे पहले आपको करना होगा, और जो लेटेस्ट वाला है वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पुराना वाला पेंडिंग चलता रहे और लेटेस्ट वाले आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर दें या टैक्सेस पे कर दें। ये अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अपनी मार्च 23 की GSTR3B फाइल ही नहीं करी। अब पोजीशन क्या है, अब ध्यान से देखना, रूल नंबर 37 यहाँ पे आ रहा है, रूल 37A यहाँ पे आ रहा है। इफ जसप्रीत has not filed GSTR3B till 30th सितंबर 2023, अगले साल का 30 सितंबर है ना, तो अगला साल आ गया। अब अगला साल ये मत कहना नलायकों के सर 2023 ही तो चल रहा है। नलायक, मार्च 23 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 22-23, ये फाइनेंशियल ईयर है 22-23, और ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, ये फाइनेंशियल ईयर है 23-24। तो ये ध्यान रखना कि आप ये मत करना 2023 ही तो चल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर देखना आपने। तो अगर जसप्रीत ने मतलब अगर मैंने अपनी 3B फाइल नहीं करी है 30 सितंबर 2023 तक, देन सहज will have to reverse his ITC of 18,000 ITC लिया था ना उसने, जो मेरे साथ ट्रांजैक्शन हुई थी। He will have to reverse his ITC of 18,000 and such reversal shall be done by Sahaj on या बिफोर, कब तक, 30 नवंबर 2023। तो 30 नवंबर 2023 तक वो रिवर्सल करेगा, नहीं करेगा तो ब्याज देना पड़ेगा। एल्स इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 इज पेबल। एल्स समझते हो ना, एल्स का मतलब होता है नहीं तो। ठीक है जी। अच्छा, अब मान लो मैंने नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में मैंने रिटर्न फाइल कर दी, तो अब क्या होगा, इफ जसप्रीत files GSTR3B of March 2023 in दिसंबर 2023, तो अगर मैंने मार्च 23 की दिसंबर 23 में रिटर्न फाइल कर दी, तो ऐसे केस में अब क्या होगा, इफ जसप्रीत फाइल्स GSTR3B ऑफ मार्च 2023 इन दिसंबर 2023, देन सहज कैन reclaim ITC ऑफ 18,000। सहज दोबारा से ITC क्लेम कर लेगा 18,000 रुपये का। कब करेगा, कोई टाइम पीरियड नहीं है।
for this reclaiming of ITC, no time period has been fixed. इसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है जी, तो दिस इज योर न्यू रूल 37A। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ करवा दिया। आई डोंट थिंक कि अब इसके बाद कोई इशू रहेगा। अब दिस इज नाउ काफ़ी आसान कर दिया मैंने, इस पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जाके आपका जो ITC का अमेंडमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है।